नमस्कार दोस्तों। आज द्वितीय पीयूसी के एकांकी सूखी ढाली का तृतीय दृश्य हम देखेंगे। उससे पहले पिछली क्लास में हमने देखा था कि दादाजी अपने परिवार वालों को सब समझाते हैं कि अब बेला के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और उससे काम न लगवाएं। इस तरह से हमने देखा और स्पेशली इंदु और मंजली भाभी से कहा था कि क्योंकि मंजली भाभी ज़्यादा हंसती थी और इंदु बात बात पर गुस्सा करती थी। तो ऐसे हमने यहाँ पर देखा। तो तीसरे दृश्य में यहाँ पर अब बरामदे में बातें करते बैठे हैं तो बेला अचानक से वहाँ पर आती है। सोच रही है कि ऐसे लोग कैसे हैं, ये लोग घर के लोग कैसे हैं, पल में तोला पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नरम होते हैं तो कोमल मोम की तरह बन जाते हैं। तो कल की प्रशंसा कर रहे थे और आज उसकी निंदा करते हैं। तो आज उसकी बुराई कर रहे हैं तो कल उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से, इस तरह से वो सोच रही थी। उसी वक्त छोटी भाभी आती है और आकर कहते हैं कि तुम ठीक कह रही थी बेटी, हमें रद्दी सामान से बैठकर हमें कबाड़ी का गोदाम की तरह लग रहा है, इसलिए ये फर्नीचर हम अब बाहर फेंक देंगे, तुम नए फर्नीचर ले आना। और यहाँ पे पहले इस फर्नीचर पे दादाजी और उनके पूर्वज सभी बैठा करते थे, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से ये सही नहीं है। इसलिए परेश से भी मैंने कहा है कि तुम उनके साथ जाना और अच्छे से अच्छे सामान खरीद लाना। इस तरह से वह कहते हैं। कहने के बाद बेला आप बैठिए तो सही, इस तरह से कहते हैं, लेकिन छोटी भाभी उसके साथ नहीं बैठती। नहीं बेटा तुम बैठो, मैं ऐसे ही यहाँ पर आ रही थी, घूमते हुए जा रही थी, तो इसलिए आपसे देखा तो आपसे थोड़ी बात करना चाहा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बात की। इसलिए बीसों दूसरे काम पड़े हैं मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। वास्तव में बेटी रजवा की मेरे पास आकर फूट फूट कर रोई थी, मैं उसकी सिफारिश लेकर आपके पास आई हुई हूँ। इसलिए नौकरानी समझदार है, विश्वसनीय है और आज्ञाकारी है। इसलिए किंतु जो काम उससे नहीं किया जा सकता, वह उसने नहीं सीखा है, तो धीरे धीरे करके सीख लेगी, तुम उसे सिखा देना। इस तरह से वहाँ पर कह दिए। तो बेला फिर कहती है कि आप बैठिए तो सही, लेकिन छोटी भाभी बैठने के लिए तैयार नहीं है और कह रही है बैठो बैठो बेटी, तुम बैठो, तुम कष्ट न लो, मैं अधिक समय आपका नष्ट नहीं करूँगी, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने के लिए आई थी। इसलिए भावुक स्त्री है, जल्दी ही रो पड़ती है, क्योंकि नया फर्नीचर आने के बाद तुम अगर उसे सिखा दोगी तो वो सीख जाएगी। इस तरह से कहते हैं। नहीं नहीं, अगर आपको उसमें अगर खोट नज़र आती है तो हम उसे दूसरी काम वाली को ले लेंगे, इस तरह से भी समझाते हैं। लेकिन बेला कहती है नहीं नहीं आप बैठिए तो सही। फिर भी छोटी भाभी नहीं नहीं बेटा आप पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ो लिखो, हम तो ठहरे काम काज करने वाले, हम दूसरा काम प्रबंध करेंगे, तुम चिंता ना करो। इस तरह से कहते हैं। बेला हैरान सी रह जाती है। उसी वक्त छोटी भाभी तुम पढ़ो, बेकार में तुम्हारा समय नष्ट ना करूंगी, इस तरह से कह के चली जाती है। बेला इन लोगों की कुछ भी तो समझ में नहीं आता, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। परसों ही आकर रजवा के लिए ही मुझे डांट कर गई थी और अब रजवा के वास्ते ही वह सिफारिश लेकर मीठी बातें करके चली गई। इस तरह से वे सोचती रहती हैं कि उसी वक्त मंजली भाभी आती है। क्यों बेटी अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं, गुड़िया है सयानी, तो इस तरह से कहते हैं। फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी बहू आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हम वास्तव में काम की परख नहीं जानते, लेकिन अब धीरे धीरे करके सीख जाएंगे और जो सलीका है वह तुम सिखा देना। इस तरह से यहाँ पर बेला से कहते हैं। कहने के बाद मंजली भाभी भी कहती है कि मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, दयानदार होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। हमारे पास
पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं। रजवा आई थी, रजवा की माँ करती थी, रजवा की सास काम करती थी, अब रजवा की बहू भी काम कर रही है। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में ये इनका काम करते आई हुई है रजवा। तो रजवा की बहू भी अब हमारे घर में ही काम कर रही है, इस तरह से कहते हैं। तो बेला कहती नहीं, अगर तुम्हें कष्ट है तो बता दो, मैं दूसरी नौकरानी को लाने की कोशिश करूंगी। इस तरह से कहने के बाद बेला कहती है नहीं नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। इस तरह से कहते हैं। कहने के बाद मंजली भाभी, हम तुम्हारे न करेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ है तो बता दो, हम दूसरे नौकरानी को तुम्हारे लिए ले लाएंगे। लेकिन बेला इनकार करती है, नहीं रहने दीजिए, वही रहने दीजिए, इस तरह से कहती। लेकिन बड़ी बहू आकर फिर से वहाँ पर बात करती है कि हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी, इसलिए। तो बेला उस वक्त कहती है कि आप मुझे क्यों कांटों से घसीट रहे हैं, आप मेरे साथ क्यों परायों सा व्यवहार कर रही हैं। इस तरह से यहाँ पर बेला अपनी सासू माँ से कहती हैं। तो बड़ी बहू बैठिए, नहीं बेटा, हमें बैठने के लिए नहीं है, आपका समय ज़्यादा न लेंगे, तो मैं चलती हूँ। इस तरह से कह के वह बेला ही वहाँ से निकल पड़ती है। तो मंजली भाभी, परायों का सा ये कैसा व्यवहार है, इस तरह से कहते हैं इंदु, सच, इस तरह से कहते हैं। तो अब मंजली भाभी अपने गली मोहल्ले में हुई कहानियों को लाकर बता रहे हैं कि वहाँ पे एक मालवी नामक औरत अपने देवर के साथ, बंसीलाल उसका देवर है बंसीलाल, उस बंसीलाल के साथ लड़ाई करके उसकी छत गिरा दी है। और 2 घंटों में ही उन्होंने जो छत बनाई थी, रसोई की छत, उस रसोई की छत को कुदाल लेकर बंसीलाल के सारा ये किचन रूम या तो रसोई घर को गिरा दिया। तो देवर यहाँ पर हैरान परेशान है, उससे डर कर दूर खड़ा हुआ सिर्फ ललकार रहा है, उससे बातें नहीं कर रहा। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मंजली बहू भी हैरान होकर के उसकी बातें सुनते हुए कह रहे हैं कि उसका बेटा था, वो क्या कर रहा था, इस तरह से पूछते हैं। तो बंसीलाल का लड़का क्या कर रहा था, इस तरह से पूछने के बाद मंजली बहू कहती है, बंसीलाल का लड़का खामखा दूर खड़े हुए दुकान के पास खड़ा खम ठोंक रहा था, मतलब बड़ा ही बोल रहा था। इस तरह से हम यहाँ पर कह रहे हैं, सिर्फ ललकार रहा था, जाकर वहाँ पर धैर्य से उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था। इस तरह से यहाँ पर देख कर वो कह कर हंस रही थी और सभी लोग हंस रहे थे। उसी वक्त इंदु वहाँ पर उसकी बातें सुनते हुए खड़ी रही थी। तो मंजली बहू भी आती है, सच खम ठोंक रहा था, हाँ, तो हवा में ललकार रहा था वह, ट्यूडी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह कर दूंगा। और इधर मौलवी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल, रखे पाँव घर के भीतर। तो देखिए ये यहाँ पर मालवी एक औरत होकर वहाँ पर ललकार रही है और कह रही है कि मेरे घर के अंदर आके तो देखिए, उनके पाँव तोड़ दूंगी, इस तरह से कह रही है। लेकिन ये दूर खड़ा रहकर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह से सिर्फ ललकार रहा है, डर कर भाग रहा है। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर बेला का प्रवेश होता रहता है। तो इंदु देख कर चुप रहिए, भाभी आ रही है, इस तरह से कहती है। कहने के बाद बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई, हंस रही थी, क्या बात है, इस तरह से पूछती है। पूछने के बाद कुछ नहीं, ऐसे ही हंस रहे थे, इस तरह से डरते हुए बताते हैं। तो बेला फिर से पूछती है कि मैं आते ही सभी लोग खामोश हो गए, क्यों। तो इस तरह से कहती है। तो वहाँ पे उसे उठकर सभी लोग बहुत ही इज्जत के साथ यहाँ पर कुर्सी पर बैठे कहते हैं। लेकिन बेला, नहीं मैं इधर तख्त पर बैठूंगी कह रही है, लेकिन उसे सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दादाजी का ऑर्डर था, तो इसलिए सभी लोग उससे बहुत इज्जत दे रहे थे। तो ये इज्जत थोड़ा ज़्यादा ही हो गई थी। तो बेला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसे परायों सा व्यवहार क्यों हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हैरान सी रह जाते हैं। तो वो देखकर इनकी बातों को समझ जाती है कि नहीं, कुछ तकलीफ है, शायद मैं आने से ही इनको तकलीफ हो रही है, चुप बैठ रहे हैं, हंसना बंद कर रहे हैं, बात करना बंद कर रहे हैं। तो इसे ऐसे सोच कर वे बेला वहाँ से उठकर चली जाती है। तो फिर मंजली बहू बहू अपनी बातें बताती रही थी। तो इनकी बातें सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं, चलो हमारा काम है, तुम्हारा काम है, इस तरह से बड़ी बहू, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। और बेला, इंदु भी अपने काम के लिए तैयार होती है कि दादाजी के कपड़े धोना है, तो मैं भी जाती हूँ, इस तरह से कह के वो निकल पड़ती हैं। तो मंजली भाभी पारो से बुलाते हैं, चल पारो,
तुम भी मैं अपने घर अपने कमरे में चल, मैं बताती हूँ तुम्हें कहानी, इस तरह से कहते हैं। तो नहीं बाबा, हमारा भी लल्ला आने वाला है, इसलिए वह चिल्लाएगा, मैं भी वहाँ से निकल जाती हूँ। इस तरह से कह के पारो भी निकल जाती है, मंझली बहू चुप अकेली खड़ी रहती है। तो बड़ी भाभी मालवी के इन बातों को सुनकर वह भी, बड़ी भाभी भी, सब लोग चले गए। शाम का वक्त होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, तो सभी लोग चले जाएंगे और महरी भी चली जाएगी, नौकरानी भी चली जाएंगी। तो मैं खामखा तुम्हारी बातें सुनते हुए टाइम पास करते बैठ जाऊंगी, तो कैसे चलेगा? चलो घर जाकर मेरा भी काम करना। इस तरह से कहा कि वो भी घर से काम करने के लिए निकल पड़ती है। तो सभी लोग जाने के बाद बेला के मन में कुछ अलग से ही विचार आने लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। तो परेश आता है, तो परेश के सामने बेला कह रही कि मुझे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को भी मैं नहीं समझती, आखिर बात क्या है? इस तरह से परेश पूछता है। पूछने के बाद मैं जाती हूँ तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माँ जी भी तक मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय बात नहीं करता, तो ये क्यों हो रहा है? सभी लोग दब रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं, ऐसा। तो कहता है, तो परेश कहता है, तो इसमें हर्ज क्या है? इस तरह से कहने के बाद बेला कहती है कि मुझे काम को हाथ तक नहीं लगाने देते, सभी काम खुद कर रहे हैं और मैं चुपचाप बैठ रही हूँ, मुझे ये देखा नहीं जा रहा। तो घर में सबसे बड़ी हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो? तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर कर रहे हैं तो तुम शिकायत कर रही हो, तो तुम सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं, आदर सत्कार आराम न जाने तुम और क्या चाहती हो? तो तब बेला कहती कि न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? तो इंदु उसी वक्त यहाँ पे कपड़े धोने के लिए जाती है, तो वहाँ पे बेला भी आती है। तो भाभी जी आप, इस तरह से कहते हैं। कहने के बाद इंदु से, तुम भाभी जी मत करो, मुझे मत पुकारो, सिर्फ भाभी कह के पुकारो, तुम कह के पुकारो, परमात्मा के लिए जी मत लगाओ, इस तरह से कहते। कहने के बाद इंदु कहती कि लो भला, ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं, बुद्धिमान हैं, मुझसे अधिक पढ़ी लिखी हैं, तो आपका सम्मान जी से ही किया जा सकता है, इस तरह से कहती है। तो इंदु इस तरह से कहने के बाद बेला कहती है, पहले तो तू मुझे यूं जी जी करना छोड़ दे, और दूसरी बात ये, आपको तुमको किसने बताया कि तुम मूर्ख हो? तो इंदु कहती है कि मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। तो कहती बेला, दादाजी ने कहा था? क्या कहा था? कहने के बाद तब हकीकत यहाँ पर पूरी बयां करते हैं। इंदु बोलती है कि नहीं, दादाजी ने कहा था कि तुम्हारे साथ अच्छा सा व्यवहार करें, अच्छी सी बातें करें, तुम्हारा आदर सत्कार सम्मान करें, ऐसे इसीलिए उस दादाजी का आज्ञा का पालन हम सभी लोग कर रहे हैं। इस तरह से कहने के बाद तो बेला को समझ में आता, ओहो, तो ये बात है, दादाजी ने कहा है तभी आप सभी लोग मुझसे ऐसे बातें करें, तो छोड़ दो। तो इंदु कहती कि दादाजी सब कुछ यहाँ पे हमें समझाकर बताए थे। इस तरह से कहने के बाद बेला कहती है कि अब ये आदर सम्मान मुझे नहीं चाहिए, जैसे आप है मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, अब सिर्फ मुझे भाभी कहो, और तो और मैं अब ये तुम्हारे साथ कपड़े धोने के लिए तैयार होती हूँ, चलो हटो, मैं भी आप दादाजी के कपड़े धोती हूँ, इस तरह से कहते हैं। कहने के बाद नहीं नहीं भाभी जी आप मत छुओ इसे, इस तरह से कहते हैं। भाभी जी कुछ नहीं, तुम चुप रहो, मैं सब कुछ अपना काम खुद करूँगी, दादाजी नाराज़ हो जाएंगे, तो इस तरह से इंदु कहते हैं मैं दादाजी से बात कर दूंगी, इस तरह से कह के वहाँ से चली जाती है। चली जाकर कहती है कि दादाजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह से कहने के बाद दादाजी कहते हैं, मैंने क्या कहा किया बेटा, आपको जो सम्मान चाहिए था, जो इज्जत चाहिए थी, वह मैंने उनसे देने की कोशिश की है। तो तुम्हें सम्मान चाहिए था, तुम पढ़ी लिखी हो, सबसे बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर तुम आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, तरक्की करो, इस तरह से दादाजी कहते हैं। तो दादाजी की ये बातें सुनकर
बेला कहती है कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहती है कि ये बात का यह उद्देश्य है कि आप मुझे घर में इतनी भी इज्जत मत दो। जो मैं छोटी हूँ तो सभी लोग मुझे आदर सम्मान कर रहे हैं, तो इतना भी आदर नहीं चाहिए। इस तरह से कहती है, मैं छोटी हूँ, मुझे छोटी की तरह रहने दीजिए। आज के बाद से मैं भी अपना दम नहीं रखूंगी और यहाँ पे सभी लोगों के साथ हंसी खुशी रहूंगी। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो यही यहाँ पर दादाजी की एक सीख दिखाई पड़ती है कि किस तरह से एक दम्भी औरत को यहाँ पे उन्होंने सीधे रास्ते पर लाया। तो यही उनके तरक्की है, या तो दादाजी के यहाँ पर ये अनुभव ही काम आता है। तो इस तरह से यहाँ पर टूटते हुए घर को फिर से बचाते हैं और ये परिवार को एकत्र करने में दादाजी का हाथ बहुत बड़ा है। इस तरह से हम यहाँ पर कहते हैं। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है एकांकी। धन्यवाद।